नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह आज आप लोगों के सामने एक कहानी लेकर के आया हूँ। कहानी बड़ी भावुक कर देने वाली है। अंत तक सुनिएगा, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद ज़रूर आएगी। थोड़ी बड़ी है पर पूरी सुनिएगा। गांव में कॉलेज नहीं था तो पढ़ने के लिए मुझे शहर आना पड़ा। यहाँ शहर में एक रिश्तेदार का एक कमरे का मकान था जो मुझे बिना किराए के ही मिल गया था। मैं यहाँ अकेला रहा करता था। आसपास सभी गरीब लोगों के घर थे और मैं अकेला रहता था, इसलिए सारे काम भी मुझे खुद ही करने पड़ते थे, जैसे खाना बनाना, बर्तन धुलना, घर की साफ़ सफाई वगैरह। कुछ दिनों बाद एक गरीब लड़की अपने छोटे भाई के साथ मेरे घर आती है और आते ही मुझसे सवाल किया कि क्या तुम मेरे छोटे भाई को ट्यूशन पढ़ा दोगे क्या? मैंने कुछ देर सोचा, फिर कहा नहीं। बोले क्यों? मैंने कहा मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। उसने कहा बदले में मैं तुम्हारा खाना बना दिया करूँगी। शायद उसे पता था कि मैं खाना खुद बनाता हूँ। मैं शांत हो गया। उसने मुझे और लालच देते हुए कहा कि बर्तन भी धुल दिया करूँगी। अब मुझे भी लालच आ ही गया था। मैंने कहा कपड़े भी धुल दो तो पढ़ा दूँगा। वो मान गई। इस तरीके से उसका रोज़ घर में आना जाना शुरू हो गया। वो आया करती, काम करती रहती, मैं उसके भाई को ट्यूशन पढ़ाता रहता। ज़्यादा बातें नहीं होती थी हमारे बीच में। उसका भाई 8वीं कक्षा में था, बहुत होशियार था, इस वजह से ज़्यादा मातापच्ची नहीं करनी पड़ती थी। कभी कभी वो घर की साफ़ सफाई भी कर दिया करती थी। दिन बीतने लगे। एक रोज़ शाम को जब वो मेरे घर आई तो उसके हाथ में एक कुल्फ़ी थी। उसने मुझे दी तो मैंने पूछ लिया कि कहाँ से लाई हो? उसने कहा घर से, आज बरसात हो गई तो कुल्फ़ियाँ नहीं बिकी। मैंने कहा पर तुम्हारे पापा तो समोसे कचौड़ी का ठेला लगाते हैं, फिर ये कुल्फ़ियाँ? बोली हाँ, सर्दियों में समोसे कचौड़ी और गर्मियों में कुल्फ़ियाँ, और जब बरसात हो गई तो कुल्फ़ियाँ नहीं बिकी। इतना कहकर वो उदास हो गई। ठंडियों में लोग कुल्फ़ियाँ नहीं लेते ना, बरसात हो गई तो। आज मैंने उसे गौर से देखा था। गंभीर अवस्था में उम्र से बड़ी लगी वो, समझदार भी और मासूम भी। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। कभी कभार मैं भी उसके घर आने जाने लगा था, खासकर किसी तीज त्यौहार पर। कभी कभार उससे नज़रें मिलती तो मिली कि मिली ही रह जाती, न जाने क्यों। इस बीच कुछ बातें मैंने भी उसकी जान ली थी, जैसे कि वो बूंदी बांधने का काम करती थी। बूंदी बांधने का मतलब किसी ओढ़नी या चुनरी पर धागे से गोल गोल डिज़ाइन बनाना, जिससे जब उसकी रंगाई की जाती थी तो वो डिज़ाइन उभर के आ जाती थी। मैंने कई बार उसे ये काम करते देखा था। एक रोज़ मैंने उससे पूछ लिया कि तुम ये काम क्यों करती हो? उसने कहा पैसे मिलते हैं। मैंने कहा क्या करती हो पैसों का? बोली इकट्ठे करती हूँ। मैंने कहा कितने कर लिए? यही कुछ 5-6 हज़ार। मैंने कहा 1,000 मुझे उधार दोगी क्या? मैंने मांग लिए। उसने सवाल किया किस लिए? मैंने कहा सवाल करोगी तो रहने दो, मायूसी के साथ। उसने कहा अरे नहीं, तू मांगे तो सारे ही दे दूँ, मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया। उसकी ये आवाज़ कुछ अलग जान पड़ी, बट उस समय मैंने नज़रअंदाज किया। पैसे मिल रहे थे तो उन्हीं में खोकर रह गया। एक लड़के से उधार लिए थे जो काफ़ी बार मांग चुका था। कुछ दिनों बाद एक रोज़ मुझे मेरी जेब में एक गुलाब की पंखुड़ियाँ मिली, तो मैंने इस बात को भी नज़रअंदाज किया। मुझे लगा किसी कॉलेज के दोस्त ने मजाक में रख दी होंगी। फिर एक दिन मेरी कॉलेज की एक दोस्त मेरे घर आई हुई थी कुछ नोट्स लेने के सिलसिले में, और वो बाहर खड़ी होकर मेरी दोस्त को देख रही थी और बाहर से ही वापस लौट गई। दूसरे दिन दोपहर में याद धमकी और आते ही मुझसे कहा कि कल से मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करूँगी। मैंने कहा क्यों? उसने कोई जवाब नहीं दिया। काफ़ी देर शांत खड़ी रही, फिर मेरे धोने के लिए कपड़े समेटने लगी। मैंने कहा कहीं जा रही हो? बोली नहीं, कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं कल से कोई काम नहीं करूँगी और मेरे भाई को पढ़ाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने निगाहें उसके चेहरे पर रखी। उसने जब मुझसे नज़रें मिलाई तो मानो हज़ारों प्रश्न थे उसकी निगाहों में, परंतु मेरी समझ से बाहर थे। वो कपड़े लेकर चली गई। घर से ही धोकर लाया करती थी वो कपड़े। दूसरे दिन ना वो आई ना उसका भाई आया। मैंने जैसे तैसे खाना बनाया और खाकर कॉलेज चला गया। लौटते वक्त दोपहर को मैंने सोचा उसके घर चला जाता हूँ, घर जाकर ही पता करता हूँ क्या बात है। उसके घर गया तो पता चला कि वो बीमार है।
एक छप्पर में अकेली लेटी हुई थी चारपाई पर। घर में उसकी माँ थी जो काम में लगी हुई थी। मैं उसके पास गया तो उसने मुंह फेर लिया करवट लेकर। मैंने पूछा दवाई ली क्या? नहीं, छोटा सा जवाब दिया बिना मेरी तरफ देखे। मैंने कहा क्यों नहीं ली? मेरी मर्जी, तुझे क्या? मैंने कहा नाराज़ क्यों हो मुझसे, बता तो दो। तुम सब समझते हो, मुझे कुछ ज़रूरत नहीं है बताने की। मैंने कहा मैं नहीं समझ पा रहा हूँ सच में, मैं कसम से मैं बहुत परेशान हूँ कल से, प्लीज़ बता दो। मुझे नहीं बताना कुछ, जाओ यहाँ से। इस बार आवाज़ रोनी सी थी। मुझे घबराहट हुई तो डरते डरते मैंने उसका हाथ छुआ तो मैं उछल कर रह गया, बहुत गर्म था। मैंने उसकी मम्मी को बुलाकर बताया, फिर हम दोनों उसे अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दी और एडमिट कर लिया। कुछ जांच वगैरह होनी थी क्योंकि शहर में 1-2 डेंगू के मामले आ चुके थे, तो जांच करना ज़रूरी था। अब मुझे घबराहट होने लगी थी। उसकी माँ उसके पापा को बुलाने घर चली गई थी। अब मैं उसके पास अकेला बैठा हुआ था। मैंने उसके चेहरे को सहलाया तो उसकी आंखें भर आई और मेरी भी। मैंने भरे गले से कहा बताओगी नहीं? उसने आंखों में आंसू लिए और मुस्कुराते हुए कहा अब बताने की कुछ ज़रूरत नहीं है। मुझे पता चल गया कि तुझे मेरी कितनी चिंता है ना? अपने आप ही मेरे लबों से एक अल्फाज निकला, बहुत। उसने कसकर मेरे हाथों को दबाया और कहा बस अब मर भी जाऊँ तो कोई गिला नहीं। उसके इस वाक्य का मेरे पास कोई जवाब नहीं था, पर जो आंखें थीं जवाब संभाल न सकीं, बरस पड़ी। उसने मेरे आंसू पूछे और कहा रोता क्यों हो पगले? जिस दिन से पहली बार तेरे लिए रोटियां बनाई थी उस दिन से तुझे प्यार करती हूँ। एक तू था जो समझने में इतना समय लगा गया। शाम हो चुकी थी, अब उसके मम्मी पापा भी आ गए थे। देर रात उसकी रिपोर्ट आई और रिपोर्ट में पता चला कि उसे डेंगू है। ये बात सुनकर मेरे जैसे आग सी लग गई। खून की कमी बताई गई, उसे जल्दी खून चढ़ाना होगा। खुदा का शुक्र है कि मेरा खून मैच हो गया। मैंने खून दिया तो मुझे तसल्ली मिली कि अब ठीक हो जाएगी। उस रात वह अचेत सी रही, बार बार अचेत अवस्था में उल्टियाँ कर दिया करती थी। मैं उस रात 1 मिनट भी नहीं सोया। दूसरे दिन डॉक्टर ने बताया कि शरीर में प्लेटलेट्स की कमी तेज़ी से हो रही है। डेंगू का वायरस खून में थक्का जमाने वाली प्लेटलेट्स पर हमला कर रहा है और अगर प्लेटलेट्स ख़त्म हो जाएंगी तो बचना मुश्किल है और खून देना होगा। मैंने अपना खून देने का और आग्रह किया तो डॉक्टरों ने मना किया क्योंकि रात में ही दिया था मैंने। फिर कुछ कॉलेज के दोस्तों को फ़ोन खटखटाया तो साले सब आ गए। खून दिया, हिम्मत बंधाई, पैसे देने का भी आश्वासन दिया। उस वक्त पता चला कि दोस्त होना भी कितना ज़रूरी है। पैसों की कमी नहीं थी, पैसे आ चुके थे घर से। दूसरे दिन रात वो कुछ ठीक दिखी, बातें भी करने लगी थी। रात का समय था, सब सोए हुए थे, मैं उसके पास बैठा जाग रहा था। उसने मुझसे कहा अरे पागल, बीमार मैं हूँ तू नहीं, अपनी ऐसी हालत क्यों बना ली है? मैंने कहा तुम ठीक हो जाओ बस, मैं तो नहाते ही ठीक हो जाऊँगा। उसने कहा एक बात बताओ। मैंने कहा बोलो। मैंने तुम्हारे जेब में एक बार गुलाब डाला था, मिला था क्या? मैंने कहा नहीं, कुछ पंखुड़ियाँ मिली थी, गुलाब तो नहीं मिला था। बोली कुछ समझे थे? मैंने कहा नहीं, मुझे लगा किसी कॉलेज के दोस्त ने मजाक में डाल दी होंगी। उसने कहा अच्छा वो रोटियाँ? कौन सी रोटियाँ? वो दिल के आकार वाली। मैं अब समझा, ओह ये पागल हो एकदम। मैंने कहा हाँ। फिर वो हंसी, काफ़ी देर तक, निश्चल मासूम हंसी। कल सोए थे? नहीं। सो जाओ अब, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, उसने बोला। नींद तो बहुत आ रही थी मगर मैं नहीं सोया, मगर वो सो गई कुछ देर बाद। घंटे भर बाद फिर जाग गई। मैं नींद में बैठा ऊँघ रहा था। सुनो, मैं नींद में, हाँ एक बात बताओ, ये बीमारी किसी को छूने से लगती है क्या? मैंने कहा नहीं, सिर्फ एडीज़ मच्छर के काटने से लगती है। इधर आओ। मैं उसके करीब गया। एक बार गले लग जाओ,
अगर कहीं मर गई तो ये तमन्ना कहीं अधूरी ना रह जाए। ऐसा ना कहो प्लीज़, मैं सिर्फ इतना ही कह पाया। और वो मुझसे लिपट गई। काफ़ी देर वो ऐसे ही रही, फिर ऐसे ही सो गई। फिर मैंने उसको सही से लेटाया और एक खाली बेड पर जाकर लेट गया। सुबह मैं तो उठ गया पर वो नहीं उठी, सदा के लिए सो गई थी इस दुनिया को और मुझे छोड़कर जा चुकी थी वो, हमेशा के लिए मुझे रोता बिलखता छोड़कर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको पसंद आएगी। धन्यवाद।